जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल शर्मा। स्वागत है आपका द एग्जाम यूनिट में। पिछला वीडियो था इस क्लास का, देखे थे हम लोग। इसमें जो है पाचन तंत्र का पार्ट 1, ये जो है वो पार्ट 2 का वीडियो है। पिछले क्लास में हम लोग पाचन तंत्र में प्रयोग होने वाले जो हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी है उसमें मुख को देख लिए थे, यानी कि माउथ को देख लिए थे। उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। तो इसमें वीडियो में है अगला है टॉपिक नंबर 2। इसमें है जो पार्ट इसमें यूज होता है वह है ग्रसनी, फाइनिक्स। मुख, गुहा, जिहा व तालु यानी कि पैलेट के पिछले भाग में एक छोटी सी कुंपोनमी ग्रसनी से जुड़ी होती है और ये ग्रसनी से होकर भोजन आहार नलिका या ग्रास नाल तथा वायु श्वास नाल में जाती है। और ये ग्रसनी अपनी संरचना से यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी सूरत में भोजन श्वास नली में या वायु नली भोजन नाल में जो है प्रवेश ना करे। और ये दोनों नाल मुख के ग्रसनी के पीछे की तरफ, जिसमें नीचे की तरफ जो है वो अग्र भाग में जो है श्वास नली तथा पृष्ठ भाग में ग्रास नली स्थित होती है। ग्रसनी की संरचना को हम बांट सकते हैं 3 भाग में। पिछला क्लास में बताए थे हम लोग कि हमारा जो है वो नली अगर देखें हम खाना वाला, तो इसमें 2 पाइप होता है। इस तरह से जो है वही 2 पाइप होता है। एक में जो है हमारा खाना आता है और एक में जो है वो सांस आता है, जैसे हम सांस लेते हैं। तो खाना जो है वो सांस वाला नली में और सांस जो है वो खाना वाला नली में नहीं जाना चाहिए। इसको रोकने का काम कौन करता है? ग्रसनी करता है। आगे देखते हैं। ग्रसनी का जो है वो 3 पार्ट हम कह सकते हैं। एक हो सकता है इसमें नासा ग्रसनी, दूसरा है इसमें मुख ग्रसनी और तीसरा है कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। नंबर 3 टॉपिक है ग्रास नली। क्या है इसमें देखते हैं हम लोग इसका टॉपिक का। तो इसमें बोल रहा है कि यह एक संकरी पेशीय नली है जो करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और यह ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर ग्रीवा तथा वक्ष स्थल से होती हुई मध्य पट से निकट निकल जाती है और उदर गुहा में प्रवेश करती है। इसका मुख्य कार्य जो है वो भोजन को मुख से गुहा के आमाशय को पहुंचाना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ग्रसनी में कुछ श्लेष्मा ग्रंथि होती है जो इन ग्रंथियों से स्रावित श्लेष्म भोजन को लसदार बनाता है और ग्रास नली में उपस्थित भित्तीय भोजन को एक प्रकार की गति जो है वो क्रमाकुचन गति, जिससे क्या होता है मध्यम भोजन जो है वह आमाशय तक पहुंचता है। और ग्रस नली के शीर्ष पर उत्तकों को एक पल्ला होता है और यह पल्ला जो है वो घाटी ढक्कन या एम्पिग्लॉस्टिक कहलाता है। भोजन निगलने के दौरान यह पल्ला बंद हो जाता है और भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। सेंस वही है इसमें कि जो खाना खाते हैं वो खाना जो है भोजन वाला जो है वो नाल में ही जाए, सांस वाले में नहीं जाए, वरना दिक्कत हो जाएगा। और यही होता है, अगर गलती से अगर इसमें अगर चला गया सांस नली में अगर खाना, तो अचानक जो है इंसान को खाने टाइम में क्या होता है, खांसी शुरू हो जाता है। जिससे फ़ायदा क्या होता है कि जो खाना जा रहा था श्वास नली में अचानक वो बाहर निकल जाता है और ये हम इससे नुकसान होने से बच जाता है हमारा। अगला है इसमें आमाशय यानी कि स्टमक। ठीक है, आहार नाल या ग्रास नाल से आगे का भाग आमाशय है। यह एक पेशीय है जिसमें जे आकार की संरचना इसमें होती है और जो ग्रास नली द्रहिणी के मध्य तथा उदर गुहा के बाएं हिस्से तथा मध्य पट के पीछे होता है। और यह एक लचीला अंग है जो 3 लीटर तक आहार धारित कर सकता है। और आमाशय को बात करें तो बांटा गया हुआ है 3 पार्ट में। अगर पहला पार्ट अगर हम देखें इसका आमाशय का, तो कार्डिक या जठरागम भाग है। यह बाया बड़ा भाग है, यहाँ से ग्रसिका आमाशय में प्रविष्ट होती है। अगर हम दूसरी बात करें अगर इसमें, तो जठर निर्गम भाग है और यह आमाशय का दाहिना छोटा सा भाग है जहाँ से आमाशय छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। अगर हम अगला देखें तो फंडिस भाग है, ये आमाशय का ही भाग है।
यह उपरोक्त वर्णित दोनों भागों के मध्य की रचना में यानी कि आमाशय में दो अवरोधिनी या संकोच पेशियाँ पाई जाती है और यह दोनों पेशियाँ अगर हम बात करें तो ये आमाशय की सामग्री को अंतःवृष्ट करती है। अगला हम देखिए अगर इसमें अगर ग्रास नलिका अवरोधिका के बारे में अगर तो ये बोल रहा है कि यह ग्रसिका व आमाशय को विभाजित करती है तथा यह आमाशय से अम्लीय भोजन या ग्रसनी में जाने से रोकता है। अगला इसमें है जठर निर्गम अवरोधिनी यानी कि आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है तथा आमाशय से छोटी आंत्र में भोजन निकास को नियंत्रित करती है ये। अगला इसमें बोल रहा है छोटी आंत के बारे में समझते हैं ये क्या है छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जो आमाशय के जठर निर्गमी भाग से शुरू होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है और मानव में इसकी औसत लंबाई लगभग 7 मीटर होता है तथा आहार नाल से इस अंग द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण होता है। अगला बोल रहा है इसमें कि छोटी आंत को बांटा गया है 3 भाग में। देख लेते हैं कौन कौन सा भाग है इसमें। अगला है पार्ट इसका ग्रहणी। ये क्या है तो आमाशय से जुड़ा हुआ यह छोटी आंत का पहला तथा सबसे छोटा भाग है जो भोजन के रासायनिक पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम देखें दूसरा पार्ट इसका तो अगला है इसमें अग्र क्षुद्रांत। यह छोटी आंत का मध्य भाग है। यह ग्रहणी में पाचित आहार रस व अवशोषण किया जाता है। मुख्यतः अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाओं जिन्हें अंतः कोशिका कहा जाता है के द्वारा संपादित किया जाता है। अगला अगर हम देखें इसमें तीसरा पार्ट है इसका जो है वो क्षुद्रांत। ये क्या है इसमें तो यह छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत में खुलता है और यह भाग उन पोषक तत्वों व विटामिन का अवशोषण करता है जो अक्षुद्रांत में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। यानी कि एक पार्ट में नहीं हुआ तो दूसरा पार्ट उसको क्या करेगा अवशोषण कर लेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। अगला है बड़ी आंत। ये क्या है तो क्षुद्रांत आगे बड़ी आंत से जुड़ा होता है। यहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु छोटी आंत से शेष बचे हुए अपचित भोजन को किण्वन क्रिया कौन सी है किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत कर पाचन में मदद करते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपाचित भोजन का मल द्वार से उत्सर्जित करना होता है। मनुष्य में बड़ी आंत को बांटा गया हुआ है 3 भाग में। देख लेते हैं कौन कौन सा भाग है। पहला भाग बोल रहा है इसमें कि अद्रांत अथवा अंधनाल। यह भाग क्षुद्रांत से जुड़ा हुआ होता है और यहाँ क्षुद्रांत से आगे वाले पाचित आहार रस का अवशोषण होता है तथा शेष बचे अपशिष्ट को आगे बृहदांत में पहुँचा दिया जाता है। और अंधनाल के प्रथम भाग को देखें अगर हम तो ये जो है वो थोड़ा नीचे भीतर की ओर 4-5 इंच लंबा नली के आकार का अंग निकला होता है। इसे हम लोग जो है वो ये कृमि रूप परिशेषिका भी कहा जाता है इसका। अगला देखते हैं इसका क्या बोल रहा है इसमें बृहदांत जिसको हम लोग कोलोल बोलते हैं इंग्लिश में। आहार नाल में बड़ी आंत का आद्रांत के आगे आने वाले भाग बृहदांत कहलाता है। इसे उल्टे यू आकार का करीब होता है और लंबाई लगभग 1.3 मीटर लंबा होता है। अब बृहदांत जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। देखते हैं 4 भाग इसके कौन कौन से हैं। पहला इसमें बोला जा रहा है कि इसमें क्या है आरोही बृहदांत है। ये लगभग 15 सेंटीमीटर जो है वो लंबी नलिका होती है। दूसरा इसमें बोल रहा है कि अनुप्रस्थ बृहदांत जिसकी लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर है। अगला है इसमें अवरोही बृहदांत, इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर है। अगला इसमें बोल रहा है इसमें सिग्मा आकार बृहदांत जिसकी लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर है। अगला देखते हैं इसमें मलाशय यानी कि रेक्टम।
मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यह करीब 20 सेंटीमीटर की लंबा होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को गुदानाल कहा जाता है। गुदानाल यानी कि हमारा जो एनस है के रास्ते बाहर खुलता है। मल द्वार पर आहार नाल समाप्त हो जाता है। गुदानाल में 2 स्वर्णाही बही और अंतःस्वर्णाही पाए जाते हैं और पाचित आहार रस के जो है वो अवशोषण के पश्चात शेष रहे अपरिशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को यह स्वर्णीय पेशियाँ नियंत्रित करती है, यानी कि बाहर जो अवशिष्ट पदार्थ निकलता है उसमें ये हेल्प करता है। अगला है इसमें पाचन ग्रंथि का कुछ ग्लैंड्स देख लेते हैं इसमें। तो बोल रहा है मनुष्य में आहार नाल के अंगों को उपस्थित ग्रंथियों के अलावा 3 प्रमुख पाचन ग्रंथियाँ तथा लार ग्रंथियाँ, यकृत ग्रंथियाँ, अग्नाशय पाई जाती हैं। देखते हैं हम लोग आगे इसके बारे में। अगला है पहला बोल रहा है इसमें कि लार ग्रंथि क्या है। तो बोल रहा है कि यह ग्रंथि मुंह में लार उत्पन्न करती है और लार एक सिरमी तरल तथा एक चिपचिपे श्लेष्म का मिश्रण होता है और तरल भाग भोजन को गीला करता है तथा लेस्मा लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करता है। लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख्य में ही पाचन करना शुरू कर देना होता है। भोजन को चिकना तथा घुलनशील बनाना, दांतों का मुख्य ग्रहिका व जीभ की सफाई करना। लार ग्रंथि की बात करें तो होता है यह 3 प्रकार का। अगर हम सही से अगर खाएं तो लगभग 33% खाना जो होगा वह अप्रॉक्स 33% ये मुंह में ही लार के हेल्प से हम पचा सकते हैं। इसका देखते हैं पार्ट के बारे में। तो बोल रहा है कर्ण पूर्व ग्रंथि का। अगर हम देखें इसका पहला पार्ट तो कर्ण पूर्वी ग्रंथि, यानी कि यह सिरमी तरल का स्राव करता है और ये गालों में पाया जाता है। अगला देखते हैं इसमें अंधोजभ, इसी का नाम है अचुंबकीय लार ग्रंथिया। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें तरल तथा श्लेष्मिक स्रावन ये होता है इससे। अगला देखते हैं इसमें अधोजिह्वा ग्रंथि। यह जिह्वा के नीचे स्थन में पाया जाता है और यह श्लेष्मिक स्रावन करता है, इससे भी लार निकलता है। नंबर अगला 2 है इसमें अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी हार्मोन यानी कि इंसुलिन और ग्लूकेगोन को ये तथा बहिस्रावी अग्नाशयीय रस का स्रावन करती है और यह ग्रंथि यकृत, ग्रसनी, तिल्ली से घिरी होती है। लगभग अगर लंबाई की बात करें तो 6 से 8 इंच ये लंबा होता है। आकार इसका यू आकार में होता है। और अगर बात करें इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित एंजाइम का तो आंतों में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है और इंसुलिन तथा ये ग्लूकेगोन हार्मोन मिलकर शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखता है, जिससे जो है वो ये शुगर का अमाउंट नहीं बढ़ता है। डायबिटीज़ से इंसान कंट्रोल में होता है। अगला बोल रहा है कि यह मानव शरीर में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है और यह मध्य पटल के नीचे स्थित भाग में त्रिकोणाकार अंग का है और इसका अधिकतम वजन की ओर होता है, दाईं की ओर होता है। बात करिए सामने से देखने पर यह 2 भाग में आपको दिखेगा, दाईं और बाईं पालियों में विभाजित रहता है।
यकृत करीब करीब 1 लाख छोटी षष्ठकोणीय संरचना और कार्यात्मक इकाइयाँ जिन्हें यकृत पलिकाएँ कहा जाता है इससे निर्मित होते हैं, और यह ग्रंथि पित्त का जो है वो निर्माण करती है, और यह यहाँ से पित्त यकृत वाहिनी उपतंत्र तथा पित्त वाहिनी द्वारा पित्ताशय में चला जाता है, और पित्ताशय जो है यकृत के अवतल में स्थित होता है। पित्ताशय पित्त का भंडारण करता है या संचय करता है। यहाँ से पित्ताशय नलिका द्वारा पित्त ग्रसनी में चला जाता है। अगला देखते हैं इसमें भोजन का पाचन। ठीक है, भोजन के पाचन की क्रिया कई यांत्रिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है, और ये संपन्न होता है। आहार नाल के भीतर विभिन्न अंगों तथा ग्रंथियों में स्रावित एंजाइम भोजन के पोषक तत्वों के जल अपघटन की सरलीकृत करता है। और ये बात करें अगर एंजाइम सामान्यतः हाइड्रोसेजिलिक वर्ग के होते हैं। पाचन के कार्य करने वाले प्रमुख एंजाइम की अगर हम बात करें तो कुछ निम्न प्रकार के हैं इसमें। अगला है बोल रहा है इसमें पाचक तंत्र में ये आपका कार्बोहाइड्रेट पाचक, एमिलेज, माल्टेज, सुक्रोज, ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट को जो पचाएगा। अगला देखते हैं इसमें जो है वो प्रोटीन पचाने के लिए अगर हम बात करें तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये कुछ ऐसा है जो हेल्प करेगा पचाने के लिए प्रोटीन को। ये हम एंजाइम देख रहे हैं जो कौन सा एंजाइम क्या पचाएगा। अगला बोल रहा है इसमें कि अगर वसा को पचाना पड़े तो लाइपेज पचाएगा, न्यूक्लिएजर्स को पचाना पड़े तो न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लिएज पचाएगा इसको। आगे देखते हैं भोजन को चबाने व लाड़ के साथ मिलाने का कार्य मुख्य गुहा में भोजन को चबाने व लाड़ के साथ मिलाने का कार्य मुख्य गुहा में संपादित किया जाता है, और लाड़ का श्लेष्म भोजन के कणों को चिकना कर उन्हें चिपकने में मदद करता है। और ये बोल रहा है आगे इसमें कि भोजन अब बोलस के रूप में क्रमाकुंचन द्वारा ग्रसनी से ग्रसिका तथा ग्रसिकी से आमाशय तक पहुंचता है। आमाशय में प्रवेश के भोजन को जठर ग्रसिका अवरोधिनी नियंत्रित करता है, और लाड़ में उपस्थित एंजाइम टाइलिन या माइलेज मुख्य गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन शुरू कर देता है, और यह लगभग 30% स्टार्च को अमाइलेज के रूप में घटित कर दिया जाता है। आगे देखते हैं आमाशय के 3 प्रकार के स्राव हैं इसमें म्यूकस, प्रोएंजाइम, पेप्सिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। म्यूकस श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, और ये देखिए अगर इसमें तो प्रोएंजाइम पेप्सोनिज और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा तैयार अम्लीय वातावरण में सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है तथा भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन करता है। अगर हम बात करें नवजात शिशु में पेप्सिन के साथ जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है, जो यह दुग्ध को प्रोटीन के पचाने के में हेल्प करता है। बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करती है, और आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है तथा पेशीय संकुचन द्वारा ये जठर रस में मिश्रित होकर काइम का निर्माण करता है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, और सर्वाधिक पाचन ग्रहणी से संपन्न होते हुए यह विभिन्न नलिकाओं द्वारा अग्नाशय रस, पीत लवण तथा आंत रस छोड़े जाते हैं। इन रसों में विभिन्न एंजाइम होते हैं जो भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों को पचाने में हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं इसमें बोल रहा है इसमें कि पित्त वसा का पैसिन, यह वसा पचाने में आवश्यक है और साथ ही पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। अगर हम बात करें इसमें और आगे तो ग्रहणी में सरलीकृत पदार्थ छोटी आंत के अक्षुद्रांत और स्थित भाग में उपस्थित पाए जाते हैं और अवशोषित पदार्थों को
विभिन्न कोशिकाओं की सहायता से ये रक्त में पहुंचा दिया जाता है। आगे बोल रहा है इसमें कि अपचित भाग ठोस होकर अस्थायी रूप से मलाशय में रहता है और यह तांत्रिक प्रवृत्ति के कारण मल द्वार के मल से ये बहिक्षेपित हो जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारे शरीर से जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये रहा आज का ये आपका टॉपिक अब ख़त्म हो गया, इसमें अब कुछ नहीं बचा हुआ है पाचन तंत्र में। इसके बाद जो होगा ये आपका ये ऐसा एक और वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हम बताएंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में जो एग्ज़ाम में आने का चांसेस रहता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। जय हिंद। अगर आप इस वीडियो का चाहते हैं PDF तो द एग्ज़ाम यूनिट का टेलीग्राम चैनल है, आप वहां जुड़ सकते हैं इस वीडियो के लिए PDF पाने के लिए।